नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के ताजा तरीन खबरों से, लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में भेड़ियों का आतंक है, वहीं दूसरी ओर मुजफ्फरपुर में सियार ने लोगों की नींद हराम कर दिया है। शेरपुर पंचायत के बंगरा गाँव में सियार ने आतंक मचा रखा है। अब तक सियार ने 2 दर्जन से अधिक लोगों को काट कर घायल कर दिया है। वन विभाग की टीम रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। बता दें कि सियार के अटैक का पहला मामला सदर थाना क्षेत्र के शेरपुर पंचायत इलाके के बंगरा गांव से सामने आया था। पहले तो लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन देखते ही देखते सियार के दहशत से आज पूरा गांव डर के साए में जी रहा है। मामले की जानकारी के बाद से जिले का वन विभाग की टीम ने कार्रवाई तेज कर दी है और इसे लेकर पूरे गांव और खेत में कई जगह पिंजरे लगाए गए हैं ताकि जल्द ही सियार को पकड़ा जा सके। मामले की पड़ताल करने के लिए डे न्यूज की टीम ग्राउंड पर पहुंची और वहां के ग्रामीणों से बात किया। ग्रामीणों ने बताया कि यह जानवर कुत्ते जैसा दिखता है और लगता है जैसे सियार है। यह कोई भेड़िया नहीं, लेकिन इसकी वजह से पूरे इलाके में दहशत बना हुआ है। इससे लोग काफ़ी डरे सहमे हैं और वही सियार के आतंक के कारण गांव के कई बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे हैं। ऐसे में खौफ के कारण अब लोग खुद ही लाठी डंडे लेकर अपने और परिवार की सुरक्षा में जुट गए हैं। वन विभाग मुजफ्फरपुर की ओर से आप सभी शेरपुर पंचायत के नागरिकों से अपील है कि आपके पंचायत में हसनचक, बंगरा, माधोपुर और आसपास के इलाकों में जंगली सियार का आतंक है। कृपया बच्चे को अकेले न निकलने दें, खुद भी अकेले न निकले। खासकर शाम के समय में अपने अपने घरों में सभी लोग सुरक्षित। हमारी मौजूदगी शेरपुर पंचायत के हसनचक बंदरा में है, जहां सबसे पहले सियार ने आतंक मचाया था और इसी गांव में है और ग्राउंड जीरो पर हैं। देख सकते हैं हमारे चारों तरफ जंगल ही जंगल है और यहां पर सियार ने इस कदर आतंक मचा रखा है। और वन विभाग की टीम भी देख सकते हैं यहाँ पर जाल लगाकर इंतज़ार में बैठी है कि कब वो फंसेगा और उसे फंसा कर लेकर जाएंगे, रेस्क्यू करेंगे। लेकिन अब तक जो है इस मामले में एक भी सियार जो है वो वन विभाग के पकड़ में नहीं आया है। और देख सकते हैं जो ग्रामीण हैं इस तरफ डंडा लेकर रात भर ये लोग रतजग्गा कर रहे हैं। सारा गांव जो है डर और दहशत में जी रहा है और लगभग दर्जनों लोगों को, अब तक बच्चा को और लोगों को यहाँ पर सियार के द्वारा घायल किया जा चुका है। कुछ ग्रामीण हैं, उनसे हम जानेंगे किस तरह का आतंक है यहाँ पे। यहाँ से आतंक तो बहुत गहरा है, लोगों को सदमा भी लगा है। कुछ लोग तो बच्चे और महिला निकल नहीं रही है डर से, इतना डर का माहौल बना हुआ है। रात बिहार में लोग जाग रहे हैं और पकड़ में आ ही नहीं रहा है। वन विभाग की टीम भी कोशिश कर रही है, लेकिन रात में देखा भी जा रहा है, लेकिन किसी तरह से पकड़ में नहीं आ पा रहा है। लोग डरे हुए हैं और हमारी महिलाएं लोग भी काफ़ी डरी हुई हैं और समझ में नहीं आ रहा है इन लोगों को किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाए। और आप के जरिए से हम मैसेज पहुंचाना चाहते हैं वन विभाग को कि जल्द से जल्द इसको पकड़ा जाए, ताकि लोग यहाँ डर से अपने जो घर में खा पी नहीं रहे हैं, स्कूल बच्चे नहीं जा रहे हैं, महिला खाना नहीं पका पा रही है डर से, उन लोगों को संतुष्टि किया जाए, किसी तरह से संतुष्ट किया जाए। मेरा नाम वसीम अख्तर सौफी। नुकसान कैसे पहुंचाता है, कैसे किस तरह से आता है? ज़्यादा बच्चा को नुकसान पहुंचाता है या सियाना पर्यटक? ये महिला और बच्चे पे ज़्यादा घायल करता है। मर्द को तो एक आध केस है और अभी लगभग हमको लगता है 20 से 25 लोग को घायल किया, जिसमें ज़्यादातर बच्चे हैं, महिला हैं और मर्द तो एक है, लेकिन ज़्यादातर महिलाओं को और बच्चे को घायल कर रहा है। इसका शिकार वही है। आप लोग देखें? हाँ, हम लोग देखें अपनी आंखों से। कैसा रहता है वो? उसका आँख नीला रहता है और भूरा कलर का रहता है, जस्ट लाइक मानिए ना कि आपको वही सियार नहीं तो ये भेड़िया, यही दोनों में से कोई एक प्राणी है वो। अच्छा, समय क्या रहता है हमला करने का? हमला करने का समय आपको रात में करीब 6 बजे के बाद और सुबह 5 बजे भोर में। 5 बजे? जी हाँ, महिला लोग के अपना घूमने जाते हैं, घास करने जाती हैं। शाम में तो अटैक किया, 3 ठो अटैक किया। सुबह में बच्चे सोच करने जा रहे हैं तो उसको अटैक कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं पर ना मानिए कि इसी जंगल में लुका हुआ रहता है। हम लोग रात भर जागते भी हैं, खोजते हैं, लेकिन तभी नहीं मिलता है। रात भर जगह करते हैं? जी हाँ, हम लोग रात भर जागते हैं। हमारे साथ साजन है और यहाँ पर आज़ाद है, ये लोग भी से जागते हैं। काफ़ी मेहनत करते हैं लोग मिलके, लेकिन पकड़ा ही में नहीं आ रहा है। डर में है लोग।
तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं डंडा लेके ग्रामीण जो है ये रात भर जग रहे हैं। रात भर जगते हैं आप लोग? जी बिल्कुल, दहशत का माहौल है यहाँ पे। हर एक लोग डरे हुए हैं। स्कूल बच्चे जा नहीं रहे हैं, महिलाएं घर से बाहर निकल नहीं रही है। शाम जैसे होता है वैसे ही वो लोग अपने घर के लोग चले आते हैं। यहाँ तक कि अब मजदूरी करने से भी तो परहेज़ कर रहे हैं दूर के लिए, क्योंकि रात में उनको आने में दिक्कत होता था। तो कई बार जो अटैक हुआ मुख्य तौर पे बच्चों पे और महिलाओं पे ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों को अब इतना ज़्यादा डर होने लगा कि समाज के लोग एक जागरूक होकर आवाज़ उठाए। 2 दिन तक शुरुआत में लोगों को समझ में नहीं आया, फिर जब जागरूक हुए तो फिर वन विभाग पे उस पर प्रेशर बना। वार्ड मेंबर साहब और जितने भी लोग हैं सब लोगों ने मिलकर इस पर कोशिश किया, पहल किया। तो वन विभाग की टीम आई, SDO तक DFO तक आए। उसके बाद में नेट के जाल को बढ़ाया गया भी, उसके बाद में भी इसमें पकड़ा नहीं पा रहा है ठीक से। क्या होता है रात में तो आप लोग घर में चली जाती हैं? नहीं, सुबह 7 बजे के टाइम हम लोग घर में थे, बकरी उकरी निकाले और घर में हम लोग चले गए, नाश्ता चाय वो बनाने लगे। और एक बच्चा आया, वहीं पे है मान किनारे, वो आया नीचे हमारे घर के पास, टाटी के पास, और ऊपर से इधर से कांडा से इधर निकला जंगल में से और उसको नोचने लगा। हम लोग जब वो चिल्लाने लगा तो हम लोग निकले, 5-6 आदमी से हम लोग थे घर में, धा किए तो भाग गया। किधर से आता है? इधर जंगल से निकला था। संख्या कितना रहता है वो लोग? एक ही तो था ही, और वो अकेला बच्चा था, सन्नाटा जगह था। कहाँ पर नोचा उसको? बस वही सिम्मल के पास है। नहीं, शरीर में कहाँ पर नोचा? बस ये हाथ में है और पैर में। आप भी लोग गए बचाने के लिए? हम लोग गए थे बचाने के लिए। हाँ, भाग गए। अच्छा, बच्चा पर ज्यादा अटैक करता है? हाँ, बच्चा पे ज्यादा करता है, लेडीज पे किया। क्या कितना डर है? डर तो बहुत है, बच्चे और सियाना के लिए तो सब डर है। बहुत डर है कि बच्चे लोग के हम सब काम उम करने जाते हैं, खाना ना बनाते हैं घर में, तो बच्चे सब के साथ में लेके जाते हैं और साथ में लेके आते हैं, घर पर छोड़ के नहीं जाते हैं। हमला हुआ है इसी जगह हुआ है, मेरी गोतनी लगी, वो शाम के आई काम करके ये चाचे के साथ यहाँ से, और वे यहाँ पर जरना खींचने लगी और इधरे से ही आया निकल के, अब उसके पूरे बदन में काट खोट करने लगा, पूरे खूने खून हो गया था। हाथ में क्या है आपके? ये डंडा है। डंडा रखती है? हाँ, कहीं भी जाते हैं तो डंडा इस्तेमाल करते हैं। हाँ, बच्चे सबके साथ में लेके चले जाते हैं। हाँ, तो बिल्कुल डर और दहशत में ग्रामीण जो है वो जी रहे हैं। देख सकते हैं एक घर के बाहर में हम मौजूद हैं और देख सकते हैं महिला जो है वो तलवार लेकर खड़ी है। तलवार लेकर काहे खड़ी हुई है? उसको देखेंगे तो काट देंगे। काट दीजिएगा जी, बहुत यहाँ पे बहुत परेशानी, छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, काम पे नहीं जा पाते हैं। हम लोग को खाने के लिए कोई देने वाला नहीं है, काम छूट रहा है, बच्चे सब भूखे रह रहे हैं। पहरेदारी करी रात भर जग के? रात भर पहरेदारी, बच्चे सब को देखभाल करते हैं जग के। अच्छा, पेड़ ऊपर भी चढ़ जाता है? जी, पेड़ ऊपर भी चढ़ के छरपता है। छप्पर ऊपर पर भी आ जाता है? जी, रात भर जगी रहती है? जी, बच्चा सब के चक्कर में सो नहीं पाते हैं कि बच्चा सब के देखना पड़ता है ना। छोटा छोटा बच्चा, 3-4 ठो बच्चा है मेरा। बिल्कुल तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तलवार लेकर जो ग्रामीण है वो रात को पहरेदारी कर रहे हैं। तो सर, किस तरह का जाल लगाया गया और क्या अब तक पकड़ में आ पाया है? जानवर कौन सा है? क्या आपके जानवर? ये सियार है, गांव में प्रायः पाया जाता है और हम लोग कैंप कर रहे हैं। हम लोग जगह जगह केज लगाए हुए हैं और केज का भी मॉनिटरिंग खुद से कर रहे हैं, और भी केज पर बाकी लोग भी हैं। कल से जो है सो माइक से लोगों को आगाह किया गया है, सतर्क रहने का निर्देशित किया गया है और लगातार रेस्क्यू जारी है। अब तक पकड़ में आया है? नहीं, अभी तक पकड़ में नहीं आ रहा है। अब हम लोग को थोड़ा सा मुश्किल ये हो रहा है कि हमारे केज के आसपास गांव के बच्चे लोग हैं या ये लोग आकर के थोड़ा सा मूवमेंट करते हैं, तो जब तक केज के आसपास मूवमेंट रहेगा तब उसका आना मुश्किल है, क्योंकि सियार बड़ा चतुर जानवर होता है। जंगली जानवर में वो धूर्त सियार का कहानी या किस्सा हम लोग पढ़े हुए हैं, आप लोग भी जानते होइएगा। तो वो थोड़ा मुश्किल हो रहा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे केज के आसपास लोगों का मूवमेंट ना हो, ताकि वो आसानी से आके उसमें फंस जाए। ट्रैंक्विलाइजिंग गन भी लेकर के 2-3 दिन प्रयास किया गया है, लेकिन वो दिखेगा तभी वो मैंने पकड़ में आएगा या ट्रैंक्विलाइज होगा। अब तक कितने गांव में ये निकल कर सामने आया है? इसके अलावा अभी तक तो ये यहाँ का फर्स्ट केस है जो भी सामने देख रहे हैं। यहाँ आसपास के इलाके में इस तरह का मैंने पहला मामला है कि लोगों पर अटैक कर रहा है। क्या सर नाम है आपका? मेरा नाम रजनीश कुमार हुआ, रेस्क्यू टीम मुजफ्फरपुर वन विभाग से।
वन विभाग की रेस्क्यू टीम रजनीश कुमार को आप सुने थे, उन्होंने कहा कि कई जगहों पर जाल लगाकर शियार को पकड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस गांव में जो ग्रामीण हैं वो डर और दहशत में जी रहे हैं। रात भर जग कर पहरेदारी कर रहे हैं, हाथ में लाठी डंडा और तलवार लेकर पूरी रात ये लोग वो जग कर शियार को खोजने की कोशिश भी करते हैं और वन विभाग की मदद भी कर रहे हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि कब तक शियार वो वन विभाग के पकड़ में आ पाती है। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर के ऑपरेटिव बैंक के पास रविवार रात बाइक की ठोकर से साइकिल सवार सब्जी विक्रेता 70 वर्षीय चुल्हाई भगत की मौत हो गई, जबकि बाइक सवार झिंगहा निवासी अवधेश राय का पुत्र संजीत कुमार जख्मी हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों को सीएससी ले गई, जहां पर चिकित्सकों ने चुल्हाई को मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर रूप से जख्मी संजीत को एसकेएमसीएच रेफर कर दिया गया। चुल्हाई भगत के पुत्र रामेश्वर भगत ने बताया कि उसके पिता मोतीपुर हाट से घर लौट रहे थे। इधर घटना के बाद मृतक के परिवार में चीख पुकार मचा हुआ है। कमाते खाते हम लोग कुछ नहीं है घर पर ये घटना कैसे हुआ है? घटना हुआ है, सब्जी बेचते थे डेली बनाते थे खाते थे हम लोग सब्जी बेच के खाते थे, नौकरी करते हम लोग, काम धंधा करते हैं अच्छा। हाँ, तो ये किस चीज़ से ठोकर लग गया है? किस चीज़ से लगा है मुझे पता नहीं है, सब घर पर हम लोग थे, जा रहे थे रास्ता पे लगा है। सोमवार को मुजफ्फरपुर के सर्किट हाउस में राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता मधु मंजरी, आरजू खान एवं प्रदेश प्रवक्ता सह मुजफ्फरपुर संगठन प्रभारी चितरंजन गगन ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि तेजस्वी यादव आगामी 10 सितंबर से कार्यकर्ता जनसंवाद यात्रा पर निकल रहे हैं। यह यात्रा समस्तीपुर से शुरू होगी। पहले चरण के लिए जो कार्यक्रम तय हुआ है उसमें तेजस्वी यादव 10 सितंबर से 17 सितंबर तक 4 जिलों में यात्रा करेंगे, जिसके तहत 16 और 17 सितंबर को मुजफ्फरपुर में कार्यकर्ताओं से जनसंवाद करेंगे। प्रदेश प्रवक्ता मधु मंजरी ने बताया कि 16 सितंबर को तेजस्वी यादव मुजफ्फरपुर में गायघाट, औराई, मीनापुर, बोचहां, सकरा और कुर्नी विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। वहीं सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम के बाद अगले दिन 17 सितंबर को मुजफ्फरपुर जिले के मुजफ्फरपुर, कांटी, बरुराज, पारू और साहेबगंज के राजद कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे। उन्होंने बताया कि 10 सितंबर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जननायक कर्पूरी ठाकुर के जन्मस्थल से अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। हर एक विधानसभा क्षेत्र के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं से मिलकर फीडबैक लेंगे। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर तालमेल कैसे हो, इन तमाम बातों को लेकर वह कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो है जन संवाद करने जा रहे हैं पूरे बिहार में। उसके बाद दूसरी कड़ी में मुजफ्फरपुर में भी आएंगे, तो उसको लेकर के हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और लोगों को आग्रह कर रहे हैं कि लोग आए। ये जो संवाद है, ये संवाद है नेता का आम कार्यकर्ता, जो बूथ लेवल से लेकर के पंचायत प्रखंड के जो लोग हैं, सारे प्रकोष्ठों के जो पदाधिकारी हैं जिनसे कि नेता से बात नहीं हो पाता, तो डायरेक्ट संवाद करेंगे, डायरेक्ट बात करेंगे। उसी को लेकर के 16 और 17 जो हमारे नेता हैं आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुजफ्फरपुर में रहेंगे और सब लोगों से मिलेंगे। मिलने का बहुत बड़ा ज़रूरी ये है कि एक जो गैप आ जाता है, देखेंगे कि बड़े नेता के साथ आम कार्यकर्ता की बात नहीं हो पाती, तो आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने एक स्टैंड लिया है कि हम बात करेंगे आम कार्यकर्ता से और उसके उनकी जो बात है वो सुनेंगे, उनको क्या प्रॉब्लम आता है या तो फिर सामाजिक स्तर पे भी किस तरह से लोगों की परेशानी है, बिहार की जनता क्या चाह रही है, बिहार की जनता की परेशानियां क्या है, उसे कैसे संभवतः दूर किया जाए और दूर कर करके कैसे युवाओं को खास करके देखेंगे कि आज रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, शिक्षा की जो व्यवस्था बहुत ठप पड़ी हुई है। तो बहुत ज़रूरी कि बिहार को नज़दीक से जानने के लिए, ग्राउंड जीरो से जानने के लिए नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने एक पहल किया है। उसी के तहत 16 और 17 तारीख को मुजफ्फरपुर में रहेंगे और आम कार्यकर्ता से संवाद करेंगे। 25 के चुनाव को लेकर ये
देखिए, चुनाव तो अपनी जगह, चुनाव तो पहले भी हुआ था, आगे भी होता रहेगा। चुनाव बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होता है। मुद्दा होता है बिहार की बात, मुद्दा होता है युवाओं के रोजगार की बात, पलायन की बात, बिहार में कैसे शिक्षा व्यवस्था सही हो, कैसे स्वास्थ्य व्यवस्था सही हो, सरकारी स्कूलों का व्यवस्था देखेंगे जो पिछले न जाने कितने वर्षों से ठप हो चुका है। जो आम जनता, जो आम गरीब लोग, जो पिछले दलित, पिछले समाज के जो लोग हैं, उनको कैसे सही शिक्षा मिले, उनका कैसे अधिकार की बात हो, ये बात करना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है कि बिहार के जो पिछली पंक्ति में जो खड़े लोग हैं, उनकी समस्या क्या है, उनकी समस्या को जानने के लिए आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने पहल उठाया किया है कि पूरा बिहार में घूम करके लोगों से संवाद करेंगे, जनसंवाद करेंगे, उनकी बात को समझेंगे और आगे उस पर अमल करने का काम करेंगे। ये खुला संवाद होगा, ओपन संवाद होगा या कहीं? नहीं, देखिए, खुला संवाद में क्या होता है ना, बात प्रॉपर्ली हो नहीं सकती। 1 to 1 बात करेंगे जितने भी कार्यकर्ता हैं। जैसे कि पहला जो 16 तारीख है, उसमें 6 विधानसभा के लोग रहेंगे जो कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ता हैं। पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो कि अभी किसी पद पे नहीं है लेकिन पार्टी के लिए समर्पित है, उनसे बात करेंगे। वो लोग जो पार्टी के लिए समर्पित है लेकिन उनसे कभी संवाद नहीं हो पाती है, तो होता है कि पटना सब लोग जा नहीं पाते हैं। तो ज़रूरी है कि नेता ही आपके पास आए, तो वो घर घर जा कर के सबसे बात करना चाहते हैं और बात करके उनकी समस्या। मुजफ्फरपुर मुख्यालय में रह के बात करेंगे या किसी पर्टिकुलर प्रखंड या विधानसभा क्षेत्र में जाके संवाद नहीं करेंगे? यहीं पे रह करके लोगों का, मतलब हम लोग एक टीम बनाएंगे, टीम बना करके उसमें उनको सब लोग आएंगे, मिलेंगे और 1 to 1 बात करेंगे। ऐसा नहीं कि नेता भाषण नहीं देंगे, और नहीं, सबसे 1 to 1 आएंगे, बात करेंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे। 16 को कहाँ रहेंगे? 16 को हम लोग का कहाँ है? मुजफ्फरपुर। कहाँ, किस प्रखंड के विधानसभा क्षेत्र के? सितंबर को है ना, यहाँ पे कुढ़नी है ना, बोचहा, औरंगाई, औराई, गायघाट, मीनापुर है और सकरा के जो है यहाँ पे इस क्षेत्र के लोग। नहीं, कार्यकर्ताओं का चयन, जैसे कि हमारे पंचायत अध्यक्ष हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं, बहुत सारे प्रकोष्ठ हैं, प्रकोष्ठों के जो पंचायत अध्यक्ष हैं उस तरह से वही है। और यहाँ पे मतलब पार्टी में जहाँ हर जिला वाइज प्रभारी नियुक्त किया गया है, तो प्रभारी वहाँ जाएंगे, वहाँ सर्वे करेंगे, हर विधानसभा में प्रभारी जाएंगे और वहाँ देखेंगे, लोगों से बात करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि आज हमारे कार्यकर्ता, जो पूर्व के भी कार्यकर्ता रहे हैं, क्योंकि समय के हिसाब से लोग पदाधिकारी तो बदलते रहते हैं, लेकिन आपके साथ जुड़े हैं। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो आपके साथ जुड़े हैं लेकिन अब पद पे नहीं है। बिहार में जमीन सर्वे हो रहा है। सर्वे में क्या कागजात प्रस्तुत करने हैं, इसको लेकर लोगों में कई तरह की भ्रांतियां हैं। लोगों के पास जानकारी का अभाव है कि सर्वे में क्या क्या कागजात प्रस्तुत करने हैं। इसको लेकर सोमवार को मुसहरी प्रखंड कार्यालय में अंचलाधिकारी की अध्यक्षता में ग्रामीणों के साथ एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें विधायक, प्रमुख, बीडीओ, मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य और पंचायत समिति सभी की उपस्थिति रही। मौके पर मुसहरी अंचलाधिकारी ने कहा कि सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि वह लोगों को सर्वे के प्रति जागरूक करें, कहाँ किस चीज़ की कमी है और क्या देना है, इसको बारे में लोगों को सही रूप से जानकारी दे। उन्होंने कहा कि लोगों को बस इतना समझना है कि खतियान या केवाला जो है उसे प्रपत्र 2 में भर कर रखेंगे, प्रपत्र 3.1 में वंशावली भरेंगे। सर्वे के वक्त अमीन जाकर ज़मीन की नापी करेंगे, चौहद्दी के हिसाब से खतियान बन जाएगा। समय काफ़ी लंबा है, नवंबर तक सर्वे का कार्य किया जाएगा, इसलिए लोग घबराए नहीं। आज हम लोग, चूँकि क्षेत्र में बहुत तरह की भ्रांतियाँ थीं, लोगों को समझ नहीं आ रहा था। विभिन्न भूमाफिया भी एक्टिव थे जो अपने अपने तरीके से लोगों को बरगला रहे थे, तो इसीलिए एक बैठक रखी गई थी जिसमें माननीय विधायक जी को आमंत्रित किया गया था। प्रमुख साहब थे, बीडीओ साहब थे, इसके अलावा हमारे जो मुखिया प्रतिनिधि थे, मुखियागण थे, उन लोग को, और सरपंच साहब, वार्ड, पंचायत समिति, सबको बुलाया गया था कि आप लोग इस चीज़ को जाके बताइए कि इसमें सर्वे में वो खतियान है या केवाला है, जो भी है, प्रपत्र 2 में भर के रखेंगे, 3.1 में वंशावली करके रखेंगे और वो चीज़ें रखेंगे। उसके बाद सर्वे में अमीन जाएगा और स्थल का चिन्हित करेगा, उसके चौहद्दी का निर्धारण होगा, उसके आधार पे खतियान बन जाएगा। तो कहाँ परेशानी आ रही है ज़्यादातर? अभी देखिए, लोगों में थोड़ा सा जागरूकता की कमी है, जो कि सोशल मीडिया के सामने से हमारा विभाग भी दैनिक समाचार पत्र में दे रहा है। हम लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, अपने कर्मचारी के माध्यम से,
अंचल कार्यालय में, हर जगह हम लोग जागरूकता भी कर रहे हैं कि आप ये है कि ये नहीं है कि 20 दिन में है, अभी समय बढ़ा हुआ है, ये छठ के बाद तक चलेगा। आप फॉर्म भर के और लोगों को दीजिए, वो कार्यालय को दीजिए। इसमें अंचल कार्यालय में नहीं जाना है, एसओ कार्यालय में जाना है। जैसे प्रखंड मुसहरी में हमने उसका अभिलेखागार में व्यवस्था कर दिया है, कुर्सी, मेज़, कार्टेज, कंप्यूटर सब कुछ उनको दे दिया है और वहाँ पे एसओ साहब बैठते हैं, कानून को बैठते हैं। अंचल अमीन जाके नापी करेगा, वो लाके जमा करेगा। सर वंशावली बनाने में काफ़ी समय वंशावली में वो हो गया है कि 3-1 में वंशावली और स्व घोषणा के आधार पे देना है। दाखिल खारिज नहीं हुआ ज़मीन का, बहुत पुराना है। दाखिल खारिज कुछ कोई दिक्कत नहीं, खतियान के उसका संबंध मिलना चाहिए, उसको अपने पास रहिए, उसका सर्वे हो जाएगा। परेशानी कुछ नहीं, सर्वे आपके लिए, जनता के लिए, बस ये बदलाना नहीं है, जो किसी के चक्कर में नहीं फंसना है। आप सर्वे टीम के पास रहिए, आपके पास खतियान रहेगा, केवाला रहेगा, आपका दखल कब्जा रहेगा, आपका पक्का काम होगा। ये वो लोग हैं जो कुछ लोग इस तरह से भी समाज में हैं जो किसी की दूसरे की ज़मीन हथिया लिए हैं या ज़बरदस्ती कब्जा कर लिए हैं, वो सर्वे नहीं होना देना चाहते हैं क्योंकि कागज़ नहीं है उन लोग के पास। तो भ्रमित बिल्कुल नहीं होना है जनता को, कागज़ रखेंगे, कहीं परेशान नहीं होना है। ये सब के घर जाएगा, हमारा अमीन जाएगा जो सर्वेयर टीम है, और ग्राम सभा होगी। ग्राम सभा में उस जो वंशावली दिया जाएगा उसका सत्यापन होगा। तो किसी भी प्रकार की कोई जो असुविधा है वो जनता के लिए नहीं है, जनता के लिए बहुत सुविधा वाला काम है। लेकिन जो लोग उपलब्ध नहीं है उनके लिए क्या होगा? उनके लिए अभी टाइम है, अभी बता तो नहीं कि प्रपत्र 2 में उसका एक साइट पे भी है, वहाँ से भी डाल सकते हैं, या आप उसके बाद भी, ये नहीं है कि एक बार हो गया आपका कोई, आप बीच में दावा आपत्ति भी कर सकते हैं। मान लिया कोई दूसरे का ज़मीन है, कोई दूसरा कह रहा है हमारा, तो उसमें दावा आपत्ति भी हो जाएगा। वो प्रक्रिया जो है वो सरलीकृत है और जनता के हित में है। जितना लोग डॉक्यूमेंट जो सही रहेगा उसका काम हो जाएगा। पब्लिक से क्या अपील रहेगा? पब्लिक से यही अपील है, कागज़ अपना अपने साथ रखें, अपने ज़मीन पे रहें, सर्वे टीम जाए तो उसका सहयोग करें, ग्राम सभा में रहें जिसमें आपकी वंशावली सत्यापित हो जाएगी, और जब भी अंचल जो टीम है अमीन की जाए वो अपना आप आगे जाके करा लीजिए। खासकर देखा जाए मुसहरी में कुछ नेता एक्टिव है जो इसके लिए आंदोलन भी कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको देखिए, नेता की बात नहीं है इसमें जनता की बात है। नेता को वोट चाहिए, नेता को 50 फॉर्म जमा करना है, वो बात नहीं। ये प्रत्येक जनता का काम है, जनता को अपना डॉक्यूमेंट अपने पास रखना है, किसी के कहने में भ्रमित नहीं होना है। उसमें 3 लोग का साइन होता है प्रपत्र में, हम बार बार कह रहे हैं। उसमें अमीन का साइन होता है, आप प्रपत्र 3 उठा के देख लीजिए, कोई भी अमीन का साइन होगा, उसमें कानगो का साइन होगा, एएसओ का साइन होगा। कागज़ जिसके पास है उसको कोई दिक्कत नहीं है। जो अवैध रूप से कहीं किसी का कब्जा के लिए हैं उन्हीं को दिक्कत है। ये सर्वे आम जनता के लिए हो रहा है, जो सही आदमी है उनके लिए हो रहा है। कहीं न कहीं लाभ जनता को होगा। ये बिल्कुल 100% लाभ जनता को होगा। और ये आप लोग से भी हम अपील करेंगे कि आप लोग इसका पॉजिटिव चलाइएगा, पॉजिटिव लोगों का अप्रोच रखिएगा तो ये सफल होगा। सर, डिजिटल जमाबंदी में से अशुद्धियाँ हैं, जैसे पैसा गलती, अगर मान लिया नाम की अशुद्धि है और अगर आपका लगान की अशुद्धि है या जमाबंदी में सही है और आपका ऑनलाइन में गड़बड़ी है, तो आप परिमार्जन प्लस से ये भी हम अपील करेंगे आपके हम लोग के माध्यम से। एक मिनट परिमार्जन प्लस में आप वो डालेंगे, उसका नियमानुसार कार्रवाई हो जाएगा और उसका अपडेट हो जाएगा। हम लोग खुद कर रहे हैं, वो आता है, अभी थोड़ा सा सर्वर का इशू आ रहा है लेकिन हो जाता है। बिहार में पशुपालक भाइयों के लिए अच्छी खबर है। अब पशुपालकों को अपने पशुओं के इलाज करवाने के लिए इधर उधर नहीं भटकना होगा। अब टोल फ्री नंबर 1962 पर कॉल करने के बाद मोबाइल पशु चिकित्सालय वैन डॉक्टर के साथ आपके दरवाजे पर पहुंच जाएगी। मुजफ्फरपुर जिला को कल सभी प्रखंडों के लिए 16 मोबाइल पशु चिकित्सालय वैन प्राप्त हुआ है, जिसमें 2 मोबाइल वैन को समाहरणालय परिसर से जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार मेहता ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस वैन में पशु के इलाज से संबंधित 53 प्रकार के दवा मौजूद रहेगी, जो बिल्कुल निःशुल्क है। यह मोबाइल वैन प्रतिदिन 2 प्रखंडों का दौरा कर जागरूकता भी फैलाएगी। इस अवसर पर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि मोबाइल पशु चिकित्सालय वैन मिलने से पशुपालकों को काफ़ी सुगमता और बेहतर तरीके से इलाज करवाने में आसानी होगी। वहीं सैया प्रखंड के पशुपालक संजय महाराज ने बताया कि पहले पशुओं के इलाज के लिए डॉक्टर को खोजना पड़ता था। अब मोबाइल चिकित्सालय वैन होने से टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करने के बाद अब घर पर ही बेहतर इलाज फ्री में मिल सकेगा।
मेरे पास 2 गाय हैं और देहाती क्षेत्र में डॉक्टर उपलब्ध होना बहुत बड़ी बात है। और इस सुविधा से जो है हमारे गांव, हम ही को नहीं, हमारे पूरे गांव को और प्रखंड लेवल के लोगों को फ़ायदा होगा कि पशु चिकित्सक उचित सलाह और दवा फ्री में देंगे, जिससे किसानों का विकास होगा। अब कैसे आप लोग मतलब इसका लाभ लेंगे? पहले फ़ोन करना पड़ेगा? पहले हम लोग संबंधित जो फ़ोन नंबर दिया गया है गाड़ी पर, उस पर फ़ोन करेंगे और फिर पशु चिकित्सक और परामर्श गाड़ी हमारे पास पहुंचेगी दरवाजे पर और हमारे पशु को उचित सलाह देगी। पशु को तो खराब होता रहता है, तो इस तरह का सुविधा होने से कितनी सुविधा हो गई? बहुत सारी सुविधा मिलेगी। जैसे हम फ़ोन करके जाते थे कि डॉक्टर को बुलाने, आसपास के कोई वगैरह से पहले इलाज कराते थे, बीमारी गड़बड़ हो जाती थी। अब जो है यहाँ पशु चिकित्सक से हमको परामर्श मिलेगा, जिससे हम अपने पशु का जान खतरनाक बीमारी से भी बचा सकते हैं। घर पर ही इलाज हो जाएगा और घर पर ही इलाज हो जाएगा। मोबाइल पशु चिकित्सा वैन इस जिले को 2 प्राप्त हुआ है और दोनों को हम लोगों ने आज फ्लैग ऑफ किया है। राज्य स्तर पर भी कार्यक्रम हुआ है, जहां माननीय मुख्यमंत्री और माननीय जो केंद्रीय मंत्री हैं इस मंत्रालय के, वो उपस्थित थे। उसी कड़ी में 2 वैन हम लोगों के ज़िले को मिला। इसमें दवाइयाँ हैं और आप जैसा देख रहे हैं कि 1962 टोल फ्री नंबर है, उस पर कोई भी पशुपालक अगर कॉल करते हैं तो उनके गांव में जाके, घर पे जाके पशुओं का बेहतर इलाज जो है, जो हमारे डॉक्टर्स हैं और जो उसमें टेक्निकल स्टाफ हैं, वो लोग जा कर के करेंगे। और साथ निश्चय 2 का एक ये महत्वपूर्ण पार्ट है कि पशुपालकों के पशुओं का इलाज सुगमतापूर्वक हो। और उसी कड़ी में ये शुरुआत जो है विभाग के स्तर से, राज्य सरकार के स्तर से की गई है। और हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि इस वाहन में GPS भी लगा हुआ है, तो इसका बेहतर प्रबंधन और बेहतर उपयोग हो पाएगा और जो पशुपालक हैं उनको बेहतर सुविधा हम लोग उनके डोर स्टेप पर, उनके घर के पास जो है हम लोग उपलब्ध करा पाएंगे। सर, जिले को सिर्फ 2 ही वैन है कि और भी है? और अभी आएगा, हर एक ब्लॉक में एक है, 16 वैन है। तो टोटल हम लोगों ने 2 यहाँ से फ्लैग ऑफ किया है। हर एक ब्लॉक में एक वैन जो है वो रहेगा। रघुवंश मेमोरियल फाउंडेशन की ओर से आगामी 13 सितंबर को प्रखर समाजवादी नेता, पूर्व मंत्री, भारत सरकार, वैशाली के पूर्व सांसद डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह के चतुर्थ पुण्यतिथि के अवसर पर LS कॉलेज के JP कृपलानी सभागार में स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया जा रहा है। इसकी जानकारी सोमवार को प्रेस वार्ता के दौरान रघुवंश प्रसाद सिंह के बेटे सत्य प्रकाश ने देते हुए बताया कि रघुवंश मेमोरियल फाउंडेशन की ओर से हर वर्ष रघुवंश प्रसाद सिंह के पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इसमें समाज के सभी गणमान्य लोग, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के लोग शामिल होते हैं और रघुवंश बाबू से जुड़ी हुई स्मृति साझा करते हैं। मौके पर संजय सिंह, कामेश्वर सिंह, चंदन यादव, योगेश कुमार मौजूद रहे। दिनांक 13 सितंबर 2024 को बाबू लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर के आचार्य JB कृपलानी सभागार में वैशाली के पूर्व सांसद डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह जी के चतुर्थ पुण्यतिथि के अवसर पर स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया गया है। इस व्याख्यान का आयोजन डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह मेमोरियल फाउंडेशन के द्वारा किया गया है और इसमें समाज के सभी वर्गों के लोग, मुजफ्फरपुर के सभी गणमान्य लोग और विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े हुए सभी लोगों को आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर हम लोगों की कोशिश है कि रघुवंश बाबू ने अपने जीवन में जिन मानदंडों को स्थापित किया, बिहार के लोगों के लिए जो उनका योगदान है, देश के लोगों के लिए जो उनका योगदान है और सामाजिक जीवन में उन्होंने जिन मूल्यों को स्थापित किया, उसके बारे में सभी लोग आएंगे और अपने विचार व्यक्त करेंगे। जो समारोह है उसका संक्षेप विवरण यही है। आप उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं कि नहीं? रघुवंश बाबू के जो पद चिन्ह था, उनकी जो विरासत थी, वो संभाल पा रहे हैं कि नहीं? रघुवंश बाबू के पद चिन्हों पर मैं चल पा रहा हूं कि नहीं, उनके विरासत को मैं संभाल पा रहा हूं कि नहीं, इसका जवाब तो अन्य लोगों से पूछा जाना चाहिए। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने जो काम किया, उन्होंने जिन मूल्यों को स्थापित किया, उसका जितना भी अनुसरण किया जा सके वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। उनका पूरा जीवन संघर्ष में, जमीन पर बीता।
रघुवंश बाबू की कुछ लास्ट में कुछ इच्छा थी सरकार से, क्या वो नहीं होने का मलाल है? रघुवंश बाबू ने अपने पूरे जीवन में एक भी दिन छुट्टी नहीं, एक भी दिन हमको नहीं लगता है कि अपने परिवार के साथ उन्होंने बिताया होगा कि आज मैं अपने परिवार के साथ व्यतीत करता हूँ। सवेरे से लेकर के शाम तक, यहाँ तक कि जब उनकी तबीयत भी ख़राब होती थी तो वो रोड का, पुल का काम के बारे में लगे रहते थे, चिट्ठियाँ लिखते थे हर महीना में विभिन्न नेताओं को, पदाधिकारियों को। हमको लगता है कि कम से कम 2-4-5 दर्जन चिट्ठी वो हर महीने लिखते थे, पूरी ज़िंदगी लिखते रहे। जब वो अस्पताल में थे और आईसीयू में थे तो अंत के 2 दिनों में बैठ कर के उन्होंने कुछ चिट्ठियाँ लिखी थी। उन चिट्ठियों का महत्व इसीलिए हो जाता है क्योंकि अंत समय में आम तौर पर लोग अपने परिवार के साथ बिताना पसंद करते हैं, अपने पारिवारिक उलझनों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे याद है कि आईसीयू में बैठ कर के 12 बजे रात में वो चिट्ठी लिख रहे थे। इसीलिए अगर वो जो सारे काम थे वो अगर हो जाता तो हम ही को नहीं, और सारे काम उनके व्यक्तिगत नहीं थे और उसमें से कोई भी काम उन्होंने ऐसा नहीं कहा जो कि उन्होंने शुरू नहीं किया हो। वो सब काम आधा से ज़्यादा हो करके रुका हुआ है। तो अगर हो जाता तो बिहार के हित में बहुत अच्छा होता। नहीं हो रहा है तो कभी न कभी तो होगा ही, आज नहीं हुआ है तो कल होगा, क्योंकि वो सारा काम शुरू किया हुआ है। हो जाए तो सभी लोगों को बड़ी खुशी होगी, हमको भी बड़ी खुशी होगी। मुजफ्फरपुर के समाहरणालय परिसर में अवैध वेंडरों के खिलाफ सोमवार को अभियान चलाया गया। मुसहरी अंचलाधिकारी खुद इस अभियान का नेतृत्व कर रहे थे। इस दौरान अवैध वेंडरों की फोटोग्राफी की गई और उन्हें 24 घंटे का हिदायत दिया गया। सभी वेंडरों को सख्त आदेश दिया गया कि 24 घंटे के अंदर वह अपना दुकान सामान सहित हटा लें, वरना उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मौके पर मुसहरी अंचलाधिकारी ने कहा कि जिलाधिकारी के आदेश पर यह कार्रवाई की जा रही है। इसमें समाहरणालय परिसर के अंदर बसे सभी अवैध वेंडरों को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर वह इस अवधि में अपना दुकान नहीं हटाते हैं तो फिर उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि समाहरणालय परिसर में एसएसपी ऑफिस से लेकर प्रमंडल आयुक्त के आवास व जिलाधिकारी के आवास तक यह अभियान चलाया गया है। ये कलेक्ट्रेट के बाहर जो ठेला वगैरह लगाए हुए हैं लोग, उनको मैसेज कर दिया गया है कि वो हटा लें। तो अभी बताया गया है लोग हटा रहे हैं, शाम तक बोले हैं कि सब हटा लेंगे। बाहर नहीं हटेगा तो फोटो लिया गया है, फिर दूसरे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कई बार हटाने के बाद भी दोबारा लगा लेते हैं लोग, उसके लिए क्या नहीं, थाना को निर्देशित कर दिया गया है, वो अपने स्तर से फोटो लेके आज गए हैं और कल सुबह फिर गश्ती गाड़ी आएगी, देखेगी। अगर कोई ऐसा पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अवैध पार्किंग को लेकर भी कार्रवाई होगी? अवैध पार्किंग है तो बिल्कुल, अगर कोई जेन्युइन के लिए आया है, किसी जेन्युइन काम के लिए तो ठीक है, अदरवाइज फालतू लगा के इधर उधर घूम रहे हैं तो उसके लिए तो बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। पार्किंग की वैध व्यवस्था भी कोई की गई है क्या? अभी वैकल्पिक प्रयास चल रहा है, कहीं होता है तो फिर हम लोग बताएंगे। अभी कहाँ आदेश दिए हैं हटाने का? अभी ये कलेक्ट्रेट के यहाँ से लेकर और कमिश्नर साहब के आवास तक और एसएसपी के सामने जो है वो लोग लगाए हैं वहाँ, और कलेक्ट्रेट के अंदर भी 2-3 दुकानें हैं, उनको भी बता दिया गया है, वो हटा रहे हैं। सर एक चीज़ देखा जा रहा है, यहाँ पर धरना स्थल है, कभी भी दुर्घटना हो सकता है, उसमें पाइप जो है वो टूट के कभी भी गिर सकता है, उसको एक बार अच्छा उसको आप लोग दीजिएगा एसडीओ साहब को, तो भवन निर्माण विभाग को उसको उसके लिए पत्र लिखा जाएगा। और बहुत दिनों से सर एक मामला है कि ये डीएम साहब का ऑफिस है, कलेक्ट्रेट है, यहाँ पे नाला खुला हुआ है, तो कितना गंदा बात है, बहुत सारा नाला। अच्छा उसके लिए बात किया जाएगा। हर वर्ष की भांति इस बार भी व्याहुत सभा, व्याहुत महिला मंच एवं व्याहुत सेवा ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में हर्षोल्लास के साथ सालाना श्री बलभद्र जन्मोत्सव एवं 52वां वार्षिक उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में मुजफ्फरपुर जिले सहित अन्य जगहों से हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। मौके पर पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, ढाका के विधायक पवन जायसवाल सहित कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी विशिष्ट जनों को अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कलवार समाज की स्मारिका कलवार दर्पण का विमोचन हुआ। कार्यक्रम में बच्चों के लिए चित्रकला,
नृत्य एवं गायन प्रतियोगिता और महिलाओं के लिए मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अंत में आम सभा को आयोजन के बाद हलधर भगवान बलभद्र की आरती की गई। इस अवसर पर सभा के अध्यक्ष महेश्वर चौधरी, महामंत्री मणिभूषण चौधरी, प्रेम शंकर चौधरी, मनोज चौधरी, रमेश रत्नाकर, आकाश चौधरी, महिला मंच के अध्यक्ष सुलेखा चौधरी, महामंत्री साधना भूषण सहित काफी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। बिहाउट सेवा ट्रस्ट मुजफ्फरपुर द्वारा बलभद्र पूजन का आयोजन किया गया और प्रति वर्ष कई दशक से ये लोग बहुत धूमधाम से करते हैं और हम लोग को आने का सौभाग्य मिलता है। इसके लिए ट्रस्ट के सभी पदाधिकारीगण और प्रजातीय बंधुओं को हृदय से धन्यवाद देते हैं। और ये धार्मिक कार्य के साथ साथ एक सामाजिक मिलन भी हो जाता है, इसलिए ये हम लोग का जो उद्देश्य है वो सफल हो जाता है और ट्रस्ट इस मामले में अग्रणी भूमिका निभाता है। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बिहाउट महासभा मुजफ्फरपुर की ओर से आज श्री बलभद्र जी का पूजनोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे बिहार विधानसभा के सम्मानीय सदस्य श्री पवन जायसवाल जी और सभी गणमान्य समाज के जो अग्रणी व्यक्तित्व हैं आज सब पधारे हुए हैं। और आज भगवान बलभद्र जी से हम सब उनका पूजन कर प्रार्थना करते हैं और सबों को अपनी शुभकामना देते हैं। भगवान बलभद्र जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। इस निमित्त आज इस आयोजन किया गया है, जिसमें हम सब भाग लिए, जिसमें पूजन के साथ साथ राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए भी हम सब चर्चा करते हैं और समाज के सब लोग अच्छी शिक्षा प्राप्त करके जीवन में बेहतर करें, ये कामना। आज हम लोगों के लिए बड़ा पावन अवसर है। हमारे इष्ट श्री बलभद्र भगवान का जन्मोत्सव है। इस अवसर पर पूरे जिले से अपने स्वजाति इकट्ठे होते हैं और श्री बलभद्र जी का पूजन अर्चन करते हैं और आपस में मिलते जुलते हैं, सौहार्द पैदा करते हैं। इस अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि उप मंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी, ढाका के विधायक श्री पवन जायसवाल जी और बहुत से अन्य अतिथिगण आए हुए हैं। उन सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और कुल देवता श्री बलभद्र जी का आज जन्मोत्सव है। उसी के उपलक्ष्य में आज हमारे सभी बिहाउट सभा और हमारे सभी जाति के लोग यहाँ पे पूजा में शामिल हुए हैं। शामिल होकर के बाबा बलभद्र जी का सभी लोग आशीर्वाद लिए हैं और प्रसाद ग्रहण कर करके सभी लोग यहाँ से अपने घर की ओर गए। मुख्य रूप से पूर्व डिप्टी सीएम हमारे समाज के तारकिशोर जी, ढाका के जानदार शानदार विधायक पवन जायसवाल जी और पूर्व डिप्टी मेयर मुजफ्फरपुर के विवेक जी और हमारे समाज के सभी लोग आज शामिल हुए पूजा में। मुजफ्फरपुर के तिलक मैदान रोड स्थित एक निजी कॉन्फ्रेंस हॉल में लायंस क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर सेंट्रल और लियो क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर सेंट्रल का शपथ ग्रहण समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस भव्य आयोजन की अध्यक्षता लायंस डॉक्टर राजीव केजरीवाल ने की। समारोह की शुरुआत मुख्य अतिथि लायंस गणवत मल्लिक के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसके बाद लायन आलोक सागनेरिया ने समारोह में उपस्थित सभी अतिथियों को एक पौधा भेंट करके सम्मानित किया। समारोह के दौरान लायंस क्लब के नए कार्यकारी टीम का भी गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष के रूप में लायन आलोक सागनेरिया, सचिव के रूप में राजीव केजरीवाल और कोषाध्यक्ष के रूप में अनूप मेहरोत्रा को चुना गया। नए टीम को पूर्व जिलापाल लायंस प्रकाश नंदा ने शपथ दिलवाई। इसके अलावा लियो क्लब के अध्यक्ष अभय भारतीय और उनकी टीम ने भी शपथ ग्रहण की। इस अवसर पर जिलापाल ने अपने संबोधन में कहा कि लायंस क्लब का मुख्य उद्देश्य ज़रूरतमंदों की सेवा करना है। उन्होंने क्लब की सामाजिक जिम्मेदारियों और सेवा कार्यों पर प्रकाश डालते हुए सभी सदस्यों से सक्रिय भागीदारी की अपील की। इंस्टॉलेशन प्रोग्राम जो है नए पदाधिकारियों को उनका पद के दायित्व के लिए शपथ दिलवाया जाता है। ये लायंस क्लब इंटरनेशनल जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और उसके हर चीज़ की एक प्रक्रिया है। उसी प्रक्रिया के तहत नव चयनित जितने भी पदाधिकारी होते हैं उन्हें शपथ दिलवाया जाता है। इसका कोई थीम नहीं होता, इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया है, उसमें हर एक पद के लिए पदस्थापित करवाया जाता है।
अच्छा, वो आए थे, कुछ काम भी क्या सोशल ये जनरली सोशल वर्क क्या करता है, शुरुआत जब हुई थी तो साइट फर्स्ट यानी कि आँख में रोशनी के लिए, ठीक है, उसके लिए काम करें और मोतियाबिंद कैटरैक्ट ऑपरेशन का चला, लेकिन बढ़ते बढ़ते आज तक वो चलाया है एनवायरनमेंट पर, डायबिटीज डिटेक्शन कैंप पर, ब्लड डोनेशन कैंप पर, हंगर रिलीफ के लिए, बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए, विलेज को अडॉप्ट करने के लिए, और साथ में उन बच्चों के कम से कम जब तक वो पढ़ाई पूरा नहीं कर लेता तब तक उसको सारा चीज़ देने के लिए भी है। इसके अतिरिक्त पीस पोस्टर और क्विज प्रोग्राम चलता है नए नए बच्चों को साथ जोड़ने के लिए। पॉलिसन है कि हर साल हम लोगों के यहाँ बहुत स्मूथ पावर ट्रांसफ़र होता है। अभी आप देखें कि हमारे जो राजीव जी हैं वो प्रेसिडेंट थे, अब इनके जगह पे आलोक जी प्रेसिडेंट आए हैं और राजीव जी खुद इनको मंच पे बिठाएंगे और अपना गद्दी सौंपेंगे। ये हमारे यहाँ हर साल की परंपरा है कि पुराना प्रेसिडेंट नए प्रेसिडेंट को हैंड ओवर करता है और नए टीम को जो शपथ ग्रहण कराई जाती है उसी को इंस्टॉलेशन करते हैं। मुजफ्फरपुर के अखाड़ा घाट रोड स्थित ठाकुर भवन में पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ठाकुर विनय कुमार शर्मा के महाकाव्य निर्माल्य के द्वितीय संस्करण और ठाकुर संत कुमार शर्मा की काव्य कृति स्वानुभूति का लोकार्पण मुख्य अतिथि डॉक्टर संजय पंकज के द्वारा किया गया। इस दौरान संजय पंकज ने कहा कि शांत चित्त, स्थिर मन, कलाकार हृदय, निर्मल बुद्धि और आध्यात्मिक चेतना का विस्तृत प्रवाह है महाकाव्य निर्माल्य। यह अपने ढंग का एक विशिष्ट सृजन है। कामना से कैवल्य तक प्रस्तुत यह महाकाव्य 19 विकासात्मक सोपानों के साथ है। यह सोपान मानव गाथा के है। मौके पर उदय नारायण सिंह, डॉक्टर विजय शंकर मिश्र, आचार्य चंद्र किशोर पराशर, देवेंद्र कुमार, कन्हैया कुमार मिश्र, शुभ नारायण शुभंकर, ठाकुर संत कुमार शर्मा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज कविवर ठाकुर विनय कुमार शर्मा के महाकाव्य निर्माल के द्वितीय संस्करण का लोकार्पण है। यद्यपि उनकी पार्थिव काया आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन अक्षर अक्षर या सहकाया के रूप में हमसे जीवन संवाद करने के लिए वे आज भी उपस्थित हैं। यह महाकाव्य साधना के चरम स्थिति में पहुंचकर सृजित किया गया है। यह अंतश्चेतना की उड़ान भरने वाला एक ऐसा महाकाव्य है जो बाहर से ज़्यादा आदमी के भीतर की तहों को खोलता है। यद्यपि उन पर ओशो का प्रभाव था, लेकिन ओशो के प्रभाव से अलग भारतीय सनातन धर्म और संस्कृति का दिग्दर्शन भी इस महाकाव्य में होता है। शब्दों के ऐसे प्रयोग हैं, इसमें अनेक ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम विस्मृत करते चले जा रहे थे। उस पर हो सकता है कि क्लिष्टता का, कठिन होने का आरोप लगाया जाए, लेकिन भाव की सटीक अभिव्यक्ति के लिए उचित शब्दों का चयन नितांत अनिवार्य होता है। क्लिष्ट अमूमन वे शब्द होते हैं जिनसे हम अपरिचित हैं, हम शब्दों की दुनिया में प्रवेश नहीं करते हैं, तो ये हमारी सीमा है। तो वे कृति लगता है कि उन्होंने अपना आत्म साक्षात्कार किया है। उसी आत्म साक्षात्कार में विराट प्रकृति और ईश्वर के भी दर्शन सन्निहित हैं। उनकी स्मृति को प्रणाम और ठाकुर संत कुमार शर्मा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस आयोजन में आए हुए तमाम अपने श्रेष्ठ रचनाकार बंधुओं का अभिवादन। विशेष रूप से मैं साधुवाद ज्ञापित करता हूँ कविवर शुभ नारायण शुभंकर जी के प्रति कि उनके अथक प्रयास, जबकि यह कृति कवि के जीवन काल में ही प्रकाशित हो गई थी, लेकिन शुभंकर जी के अथक प्रयास से आज उसका लोकार्पण हो रहा है। बीच में ईश्वर ने हम सब से अलग कर दिया
ठाकुर विनय कुमार शर्मा जी को, लेकिन अक्षर रूप में वे कालजयी हैं, हमारे बीच हैं। निर्माल्य को स्पर्श करते हुए हम अनुभूत कर रहे हैं कि ठाकुर विनय कुमार शर्मा हमारी सांसों में, हमारी उंगलियों में, हमारे एहसास में, हमारे स्मरण में, हमारी मानसिकता में और काव्य के अनंत प्रवाह में हैं। अपनी इस कृति के कारण से ही नहीं, बल्कि अपने व्यक्तित्व के और आचरण के प्रसारण के कारण भी हमारे बीच हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। गिरिराज सिंह फैंस क्लब के द्वारा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के जन्म दिवस पर गिरिराज चौक पर देर शाम हनुमान आराधना का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने किया। क्लब के संरक्षक देवांशु किशोर ने कहा कि 2 दशक से हम लोग गिरिराज सिंह के जन्मदिन पर रक्तदान वृक्षारोपण कार्य करते हैं। मौके पर अधिवक्ता अनंत विजय, धनंजय पप्पू, रोशन कुमार, बबलू त्रिवेदी, विजय पांडे, पवन सिंह, शंभू कुमार, अधिवक्ता राजीव कुमार, क्लब के प्रदेश अध्यक्ष मनीष कुमार, संतोष कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। देखिए, हमारे सनातन धर्म के पुरोधा हैं आदरणीय कपड़ा मंत्री यशस्वी गिरिराज सिंह जी, और यहाँ पे गिरिराज फैंस की ओर से जिसके संयोजक हमारे देवांशु किशोर जी हैं, उनके द्वारा और मुजफ्फरपुर शहर के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के द्वारा उनके जन्मदिन को हनुमान जी की आराधना करके मनाया जा रहा है। एक नया लोगों के बीच एक मैसेज जाए और फल दे करके लोगों को कि फल स्वस्थ रहे, इसके लिए फल भी दिया जा रहा है कि आप इनके जन्मदिन के अवसर पर स्वस्थ रहिए, और जिनका जन्मदिन हम मना रहा है उनके दीर्घायु के लिए, उनके स्वस्थ रहने के लिए आप काम करें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।